हाँ सही है। हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदर, आभार, अभिनंदन। मैं प्रकाश चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी, और आप देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर क्रैश कोर्स की केमिस्ट्री क्लासेज। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शंस वगैरह की थी, और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है अपना ईथर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके लिए ईथर। ईथर के बारे में क्या क्या जानते हैं, पहले अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बाद में अपन इसके बनाने की विधियाँ, फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईथर के बारे में। ईथर क्या है? तो अपन कहते हैं ईथर्स आर द एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ये एनहाइड्राइड होते हैं, अल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं। मतलब क्या हो गया भाई? मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ROH प्लस ये ROH है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें से वाटर को बाहर निकाल लूँ, क्या कर लूँ मैं इसमें से वाटर को क्या कर लूँ, बाहर निकाल लूँ H2O को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ROR। मतलब ईथर आर द एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अब ईथर के बारे में और क्या जानते हैं भाई अपन? ईथर के बारे में हमें ये पता होना चाहिए, जो ईथर जो होते हैं इनको हम लोग IUPAC में क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्कीन। क्या बोलते हैं इनको? एल्कोक्सी एल्कीन कहते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं तो इनमें अपने को जो छोटा जो स्मॉल ग्रुप होता है उसके बेसिस पर अपन इसका नेमिंग करते हैं। तो हमें पता चल चुका है, जैसे अगर ये लिख दिया मैंने, अच्छा ये हमने बताया भी था पिछली क्लास में शायद कि ये दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा दोस्तों। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो उसको क्या कहते हैं? सममित या सरल या सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। अगर डिफरेंट है तो इसको क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ईथर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपने को लिखनी होती है वो क्या है भाई। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको जो ध्यान रखनी है ये कि ईथर के अंदर जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो कौन सा होता है भाई? संकरण। तो संकरण के बारे में अपन कहते हैं कौन सा होता है? sp3। अच्छा, इसमें क्या होता है दोस्तों? ये दो लोन पेयर होते हैं। इन दो लोन पेयर के कारण और एल्काइल ग्रुप के रिपल्शन के कारण अपन ये कहते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल, वो कितना होता है दोस्तों? तो अपन बात करेंगे ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आपके कितना होता है? 110 डिग्री, 110 डिग्री के आसपास होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात करेंगे अपन इसके डायपोल मोमेंट के बारे में। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं होता है, अर्थात ये कैसा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है? ये पोलर। पोलर का मतलब क्या हो गया? ये एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक है। तो ईथर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुकी है कि ईथर क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, बॉन्ड एंगल कौन सा है। ये ईथर के टाइप क्या होता है, इसको IUPAC में अपन, IC का मतलब क्या हो गया? IUPAC में अपन क्या कहते हैं? इसको एल्कोक्सी एल्कीन कहते हैं। अब ईथर जो होते हैं दो टाइप के भी बता सकते हो आप। अब ये दो टाइप कौन कौन से दोस्तों? एक हो जाएगा एलिफेटिक और दूसरा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एक हो गया आपका एलिफेटिक और दूसरा क्या हो गया? एरोमेटिक। एक एलिफेटिक और दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक। अब मैं ये कह दूं कि भाई एलिफेटिक में और एरोमेटिक में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आपको पता है कि जब दोनों तरफ एल्काइल लगाया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? एलिफेटिक कहलाएगा। और यहाँ बेंजीन रिंग के साथ में अगर ये आपके कुछ लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक ईथर कहेंगे। अगर यहाँ R इज इक्वल टू अगर मैंने मिथाइल रख दिया तो इसका नाम क्या होगा? एनिसॉल। क्या नाम होगा इसका? एनिसॉल।
और R इज इक्वल टू C2H5 रख दिया तो इसका नाम क्या होगा भाई, फेनिटॉल रहेगा, है ना, फेनिटॉल रहेगा। एक एनिसॉल है, दूसरा क्या है, फेनिटॉल। मतलब ये हो गया, एनिसॉल के बारे में अगर आप कहें तो ये लिख सकते हो क्या, ये ऐसा कर लिया, OCH3 तो एनिसॉल है, और अगर आपने यहाँ OC2H5 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, फेनिटॉल। तो चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो ज़्यादा अपने को लंबी चौड़ी बातें इसमें नहीं करनी है, जो काम की बात है उसको ज़्यादा फोकस करना है, और वही अपने एग्ज़ाम चाहे वो नीट का हो या जेई का, उसमें आने लायक बात बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ईथर के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी बातें जो थी, ये अल्कोहल के एनहाइड्राइड है और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो किस वजह से बढ़ जाता है, तो ये आपके एल्काइल ग्रुप के बड़े आकार के कारण इनको प्रतिकर्षण मिलता है और बंद कोण का मान 110 से ज़्यादा हो जाता है। चलें भाई आगे, एलिफेटिक और दूसरा क्या हो गया, एरोमेटिक। अब अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि ईथर के बारे में जब ये चीज़ें आप कर चुके हैं तो ईथर की अब प्रिपरेशन मेथड के बारे में पूछेंगे, ईथर को अपन कैसे बना सकते हैं भाई, ईथर को बनाने की विधियाँ। तो पहला विधि है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मुझे क्या करना है, निर्जलीकरण करना है, तो अल्कोहल का निर्जलीकरण करके बना सकते हैं। पहला भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर लेते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये देखिए आप, अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण करके अपन, अभी आपको मैंने पहले शुरुआत भी वहीं से की थी, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी सी अपने काम की है दोस्तों। वो इस प्रकार से, जैसे ये देखिए आप, CH3CH2OH, अगर आपने कंसनट्रेट H2SO4 लिया और टेम्परेचर आपने 170 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा लिया, आ रही बात में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो गया, इथिन, ये आपके बन गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि रिएक्शन में यही चीज़ है, CH3CH2OH प्लस HOCH2CH3, तो इस केस में कंसनट्रेट H2SO4 रहेगा, लेकिन टेम्परेचर हमने कितना रखा भाई, 140 डिग्री सेल्सियस ही रखा है। तो अब यहाँ पर आपके ये दो मॉलिक्यूल, 2 मोल लेंगे इसके, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3CH2OCH2CH3, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। शॉर्ट में अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है। बेसिकली ये जो एसिड का CH3CH2OH था, एसिड का H प्लस जो है, ये इसको अपना लोन पेयर दे दिया जाता है, तो ये बनाता है भाई CH3CH2OH H, और ये प्लस, एक लोन पेयर इसका चला गया। और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ये बाहर निकाल देगा इसको। तो एक प्रकार से अपने पास कार्बोकैटायन बन गया, CH3CH2 प्लस, कार्बोकैटायन प्लस क्या आ गया मेरा, H2O। तो ये आपने देखा कि यहाँ पहला स्टेप के अंदर हमने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया है, और अब ये कार्बोकैटायन है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके ऊपर क्या होगा पता है,
ये जो सॉल्वेंट है भाई, कौन, ये वाला, कौन सा वाला, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और यहाँ आपको पता चल चुका है कि जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये कंडीशन आ जाएगी OH CH2CH3। O पर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया है। अब आपको पता O पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो जो आपने देखा H पॉजिटिव आयन कंज्यूम हुआ था वो वापस रिलीज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा। देखो ये मिल गया। तो मोटा मोटी बात अपने पास ये है दोस्तों कि अल्कोहल का अगर अपन निर्जलीकरण करते हैं या डिहाइड्रेशन करते हैं, सो इन दैट केस यू कैन फाइंड हियर द व्हाट, यू कैन फाइंड हियर द ईथर। तो ये ईथर का फॉर्मेशन आपने यहाँ कर लिया भाई, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है भाई, तो ये अपने पास में बातें हो चुकी है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलें। अब ये पहला मेथड था अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना भाई। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा मेथड लेंगे। तो सेकंड मेथड जो है इसका वो क्या है, तो सेकंड मेथड जो अपना रहेगा दोस्तों, वो है विलियमसन। अब यहाँ तो हिंदी अंग्रेजी एक ही रहेगी, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है अपना, विलियमसन सिंथेसिस अपने को ये कहता है, चले आगे, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये एल्कोक्साइड है कोई भी, या इसका सोडियम साल्ट है, और इसकी रिएक्शन अगर अपन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होती है और NaX बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या बन जाता है भाई, ROR प्लस NaX। ये ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन क्या है कि ये आपके क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1 डिग्री। ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये ले लिया आपने CH3OCH3 प्लस ClCH3, तो SN2 मैकेनिज्म होगा, ये 1 डिग्री है और इसके ऊपर CH3ONA, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और क्या करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ आप देखिए ये क्या बन गया भाई, CH3OCH3 प्लस क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल गया। अब आपको पता है कि जो एल्कोक्साइड जो है ये वाला, ये क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या भाई, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपने देखा, इस रिएक्शन हुई और ये ईथर बन गया, है ना। अब इसमें एक केस ये हो सकता है कि सर अगर ऐसा नहीं ऐसा कर लें तो क्या होगा, CH3ONA। ये एक प्रकार से क्वेश्चन ही है और अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये इथाइल क्लोराइड है, अभी मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, SN2, और ये क्या 1 डिग्री अल्काइल है। तो क्या होगा, ये इस लेस इंडेड 1 डिग्री कार्बन पर आपके क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये NaCl बाहर और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O CH2 CH3। अब यहाँ कंडीशन है दोस्तों,
जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही पूछा जाए आपसे। अगर इसमें कुछ चेंज कर दें तो क्या होता है, देखिए इधर, अगर आपने ये ले लिया ONA प्लस CH3Cl, तो यहां तो कोई समस्या ही नहीं है भाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ तो आपको पता है ये टर्सी ब्यूटाइल ऑक्साइड लिया आपने, ये अटैक मारेगा, इसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो क्या हो गया भाई, यहाँ कोई दिक्कत अपनी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दोस्तों यहाँ पर तो लिया मैंने CH3ONA, ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहाँ मैंने ले लिया ये वाला, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेकर इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, क्या लगता है रिएक्शन होगी? रिएक्शन तो होगी, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ E2 रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ना कि SN2। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ वाला H जो है और उसको ये खा जाएगा, है ना। चाहे पहले ये ले लो चाहे ये ले लो, ये H जो है इसको ये लेके चला जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl प्लस CH3OH। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये 1 डिग्री है, देखो भाई, अगर ये 1 डिग्री है तो क्या बना, ईथर। लेकिन अगर ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री कर लिया तो आपके क्या बन गई दोस्तों, एल्कीन बन गई। और यहीं पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट कि आप जो रिएक्शन कर रहे हो उस रिएक्शन के अंदर आप क्या दिया हुआ है, कैसे करना है। अब अगर मैं इसी बेस की दूसरी रिएक्शन ले लूँ, जैसे मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये CH3ONA है भाई, और इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ क्लोरोबेंजीन से, तो क्या रिएक्शन होगी क्या। अब आपको पता है क्लोरोबेंजीन जो होता है उसके अंदर Cl और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूँ PHONA प्लस CH3Cl, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक मारेगा और यहाँ से ये खटाक Cl को निकाल देगा। तो दोस्तों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये बन गया आपका क्या, एनीसॉल। ये ध्यान रखना कि अगर आपने वहाँ पर ये लिया और ये आपके CH3O ने लिया तो रिएक्शन नहीं होगी। एरोमेटिक ईथर बनाने का तरीका ये है इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपन बिना कुछ सोचे ऐसे लिख दें। अब अगर कोई कहे सर फेनिटॉल बनाना हो तो यहाँ इथाइल क्लोराइड कर लो, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी, ये PHONA प्लस CH3CH2Cl, तो अब यहाँ वही रिएक्शन तो SN2 मैकेनिज्म से ही होगी। अब यहाँ मुझे पता है ये इस पर हटा देगा, अटैक करके इसको निकाल देगा बाहर, तो क्या हो गया भाई, PHOCH2CH3 प्लस NaCl, ये क्या बन गया भाई, फेनिटॉल बन गया, फेनिटॉल। और वो क्या था, एनीसॉल, ठीक है। ये लो,
तो कुल मिला के ईथर बनाने के मेनली दो ही मेथड है, एक तो है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और दूसरा कौन सा दोस्तों, वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है कि क्या और क्या नहीं होता है। अब बात करेंगे इसके फिज़िकल मेथड की, कि भाई फिज़िकल इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉरी, फिज़िकल मेथड नहीं, फिज़िकल मतलब भौतिक गुण, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक ही प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, कि पहली बात तो ये है कि इसके मेंबर के बारे में बात करेंगे तो फिज़िकल स्टेट नहीं करेंगे अपन, बात पहली करेंगे वो करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी तो ये अपन कहते हैं पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर पार्शली मतलब थोड़ा बहुत घुलता है, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बहुत कम घुलता है भाई ये। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ड्यू टू लैक ऑफ एच बॉन्ड, मतलब लैक का मतलब होता है कमी, कमी के कारण। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा सॉल्युबिलिटी के बारे में। दूसरा दोस्तों, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें कि इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या जानते हो आप। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये थोड़ा इसमें बहुत ही सोचने वाली बात है कि जनरली सबसे ज़्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद में किसका होगा भाई, ईथर का, और उसके बाद में किसका होगा, एल्केन का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, अगर सेम मोलर मास है, और यहाँ पर क्या है, नो एच बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या पोलरिटी होती है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर अपन कहेंगे नो एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इनका 0 होता है। तो अल्कोहल जो होता है दोस्तों, ये पूछा जाता है इनके बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होते हैं, रीज़न क्या बताओगे आप? रीज़न आपको हमने समझा दिया कि इसका रीज़न क्या है भाई। ठीक है, तो मेनली यही कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी। थर्ड पॉइंट अगर अपन बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, जो इसका डायपोल मोमेंट होता है म्यू, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रासायनिक गुण इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ईथर का मैंने यूज़ आपको बता ही दिया है। ईथर का मेनली यूज़ जो होता है वो निश्चितक के रूप में होता है। किस रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में होता है। ये एनेस्थेटिक के तौर पर यूज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर दोस्तों एक रिएक्शन जो अपने बहुत काम की है ना, तो ईथर जो होते हैं स्पेशली लेस रिएक्टिव, ईथर आर वेरी, ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होता है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, ड्यू टू एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियाशील इसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, ये कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है इसके ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो देखो दोस्तों, केमिकल
प्रॉपर्टीज के अंदर पहले लिखते हैं अपन रिएक्शन, रिएक्शन विथ HX। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भाई। HX का मतलब हो गया हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड में भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकते हैं आपके। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HI, HBr, HCl। लेकिन इसकी अपन बात नहीं करेंगे, इन दो की बात करेंगे। दो में भी ये कॉमन है, वेरी लेस रिएक्टिव। ये बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसके साथ नहीं के बराबर रिएक्शन होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू नो रिएक्शन। HCl इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा भाई। अब दोस्तों होता क्या है, HI के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें भी अलग अलग केस है अपने पास में। अब वो पहला केस क्या है, जैसे मान लीजिए ये लिया मैंने ROR, इसकी रिएक्शन किससे करवाई मैंने? HI से। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है भाई। क्या इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ROH प्लस क्या होगा? RI। जितना आप देख रहे हो आसानी से रिएक्शन हो सकती है, उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन बड़ी ही टफ तरीके से होती है। और यहाँ अल्कोहल और आयोडाइड बनाया, तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे किस प्रकार से कब कंडीशन के अंदर अल्कोहल बनता है, कब आयोडाइड बनता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है भैया ना, अभी चेक करेंगे इसको। तो अगर अपन कहते हैं कि ROR के अंदर ये जो अगर आपने एक्सेस में यूज़ किया ROR, अगर ये एक्सेस में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों? अगर ये एक्सेस में है तो यहाँ से क्या होगा? H2O बाहर, और क्या बन जाएगा भाई? RI प्लस H2O, सिर्फ एल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो ये दोस्तों ये रिएक्शन जो है ये बताती है कि अगर आपने ज़्यादा मात्रा में HI काम में लिया तो आयोडाइड बनेगा, और इक्वल अमाउंट में लिया तो आपके अल्कोहल और आयोडाइड बनेगा। अब ये R जो है ये किसके साथ जाएगा? ये तो सिमेट्रिक लिया मैंने। अगर अनसिमेट्रिक लिया तो वहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बस वहीं से सवाल आता है और वहीं अपने को करना है भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं CH3CH2OCH3। नॉर्मल लिया तो वैसे ही हो जाएगा, आपको पता है। अपन थोड़ा एबनॉर्मल लेके चलते हैं। तो ये HI के साथ रिएक्शन है भाई, क्या होगा? आपको पता है इसके पास में क्या है? लोन पेयर है। तो अपने पास पहले कौन आएगा? H प्लस आएगा। ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा, और क्या हो जाएगा बताओ? CH3CH2OH प्लस CH2CH3। ये कार्बोकैटायन ऑक्सोनियम आयन बना है। क्या बना है? ऑक्सोनियम आयन बना है। अब इस ऑक्सोनियम आयन का मैं क्या करूं? अब यहाँ पर मुझे पता सेकेंड वाला केस जो होगा उसमें I माइनस का अटैक होगा। तो ये मैकेनिज्म कौन सा? SN2 है। तो ये ऑक्सीजन किस तरफ टूटेगा? ऑक्सीजन उस तरफ टूटेगा जहाँ पर कि उसको बनने वाले कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल सके। अगर मैं इसको इस तरफ तोड़ता हूँ तो यहाँ इथाइल कार्बोकैटायन, इस तरफ से बॉन्ड तोड़ता हूँ तो भी इथाइल ही बनेगा, और बस ये जा कर के इसके ऊपर अटैक मार देगा और इसको बन जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सा था। CH3CH2 ये OH प्लस क्या हो जाएगा? I CH2CH3। ठीक है भाई।
तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 था, यहाँ से यहाँ तक वाला, और बाकी आपके कुछ दिक्कत इसमें थी नहीं। लेकिन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट चेंज कब होगा? प्रोडक्ट उसी कंडीशन में चेंज होगा दोस्तों जब आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे ये ले लिया मैंने CH3 CH3 OCH2 CH3। अब यहाँ पर जब आप HI का अटैक करवाएंगे, HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होने वाला है? ये H+ लिया आपने, ये इसको दे देगा लोन पेयर अपना। तो पहले वाली कंडीशन तो वही हो गई जो अभी देखी थी आपने। अब यहाँ देखना है दोस्तों, जो आपके काम की बात है वो यही है कि आपने यहाँ पर ये प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब समस्या ये है कि बॉन्ड कौन सा तोड़ूं मैं। अगर ये वाला तोड़ोगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये वाला तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। I- आपके कहाँ पर अटैक करेगा? तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि भाई आपको क्या देखना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो मुझे पता है कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से तोड़ता हूँ तो क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर मुझे बॉन्ड किस डायरेक्शन की ओर ब्रेक करना है जिससे कि मुझे स्टेबल प्रोडक्ट बन सकें। और ये तो आपको कोशिश यही करनी है कि जहाँ पर आपकी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो और 1 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ देखिए आप I-, तो ये वहाँ जाएगा तो उसको रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा, है ना, और यहाँ जाएगा तो इसको रिपल्शन क्या मिलेगा? कम मिलेगा, ठीक है भाई। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर आपके सामने एक मज़ेदार बन सकती है कि भाई प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा। अब चूंकि ये तो बन चुका है, I- का अटैक करवाना ज़रूरी है। यहाँ जाओगे 2 मिथाइल मिलेंगे और यहाँ से करेंगे। तो अगर आप SN2 मैकेनिज्म से इस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर चूंकि ये सेकेंडरी बन रहा है, टर्सरी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपको इसी मैकेनिज्म से करवाते हुए कोशिश यही करनी है कि आपका प्रोडक्ट सही हो। चेक ये करना है, ठीक है भाई। यहाँ अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, SN2 मैकेनिज्म के दौरान हमने इस रिएक्शन को किया है और इसका प्रोडक्ट आपको बताया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 2 या 3 ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाएं जिसमें ये पूछा जाए कि बताओ इसमें क्या बनेगा और उसमें क्या बनेगा, तो ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप, इसमें अगर अपने पास में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये देखिए आप, क्वेश्चन ये दिया हुआ है C2H5OCH3, सॉरी ये नहीं, ये लेते हैं CH3 all twice CH O CH2 CH3। और ये ध्यान रखिएगा कोल्ड HI लिखा हुआ है, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ठीक है। और अगर आपके पास, ये तो वापस वही चीज़ आ गई जो अभी मैंने करवाया था, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए pH
CH2 OCH3 और कोल्ड HI। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होगा, और एक है मेरे पास, अगर अपने पास में ये ले लिया जाए PHOCH3 और कोल्ड HI लिया जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ तो कुछ दिक्कत थी नहीं पहले वाले में, तो पहले वाला तो सेम ही है। यहाँ मुझे पता है कि ये HI यहाँ पर लग जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो इसका I माइनस है ये इस पर अटैक करेगा। ये तो वही रिएक्शन है जो अभी हमने बताई थी। तो यहाँ तो CH3 होल ट्वाइस CH OH प्लस ये क्या हो जाएगा CH3 CH2I। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका जो H प्लस है जब इसके ऊपर जाएगा अटैक करेगा तो ये कार्बोकैटाइन बनाएगा, सॉरी ये बनाएगा PHCH2O CH3। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ आपके बन रही है O के ऊपर प्लस चार्ज। अब यहाँ अपन क्या करेंगे I माइनस। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन है और आपको कोई स्टेबल कार्बोकैटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो आपको रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से करवानी है, अर्थात कार्बोकैटाइन को आपको जनरेट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा PHCH2 प्लस और ये क्या हो जाएगा CH3OH। अब इसके साथ कौन लग जाएगा I माइनस और ये क्या हो जाएगा भाई PHCH2I। बस, तो यहाँ कार्बोकैटाइन जनरेट किया आपने। अब यहाँ क्या हो गया दोस्तों, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है H प्लस। तो आपको सोचना ये है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देखिए पहले क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा PHO अब प्लस I माइनस। अब यहाँ पर आप इस बॉन्ड को यहाँ से तो तोड़ नहीं सकते, फिनाइल कार्बोकैटाइन अनस्टेबल है, तो यहाँ पर ये इस पर अटैक मारेगा और ये इसको बाहर निकाल देगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो ये मेरा क्या हो गया SN2 मैकेनिज्म हो गई और क्या हो गया भाई PHOH प्लस CH3I। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसमें कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटाइन स्टेबल कार्बोकैटाइन बन रहा है तो रिएक्शन उस प्रोसेस से जाएगी, अदरवाइज उस प्रोसेस से या उस पाथ से नहीं जाएगी। तो ये जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से अपने को आंसर लिखना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एक जो मैंने बताया, HI के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। इसमें कई बार क्या होता है, ये HI एक्सिस की बजाय कई बार हॉट HI लिखा होता है। क्या लिखा होता है, हॉट HI, हॉट एंड कंसनट्रेट, हॉट एंड कंसनट्रेट। तो उस केस में आपको क्या बनाना होता है, आयोडाइड बनाना होता है। क्या बनाओगे आप, एल्काइल आयोडाइड। हट रहा हूँ मैं, लिख दो। तो ये जो आपने यूज़ किया ये कैसा भाई, कोल्ड है ये एंड डाइल्यूट भी होता है, मतलब ठंडा लिखा होगा मेनली आपको। ये कोल्ड जो होता है इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन में आपको अल्कोहल और आयोडाइड बनाना है। हॉट और HI अगर आपके हॉट एंड कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर आपको आयोडाइड बनाना है। ठीक है भाई, तो यही क्वेश्चन थे जो आपको मिल सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। जो आपको जैसा पूछा जाता है उसके हिसाब से आंसर बताइए ताकि कोई गलती इसमें नहीं हो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है। स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है तो रिएक्शन को उस तरीके से ले जाना है, स्टेबल नहीं बन रहा है तो आपको SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से I माइनस का अटैक उस तरफ करवाना है जिसमें कि उसको प्रतिकर्षण कम से कम मिले SN2 पाथवे से, है ना। ठीक है भाई।
अब बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ताकि ये चैप्टर अपना एंड हो जाए। क्या है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। मतलब एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अच्छा, कभी कभार कोई ये कह दें कि ईथर की HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया भाई, ये यहाँ पर एक प्रकार का साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और थोड़ा ध्यान रखना ईथर है ये, तो क्या हो जाएगा ROH प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये तो एक अलग ही चीज़ थी। अब अपने को एरोमेटिक ईथर में कौन सा ईथर लेना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर अपने को बेसिकली यूज़ किसका करना है, या तो एनिसॉल का या फेनिटॉल का। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनिसॉल अगर अपने पास में है, क्या भाई एनिसॉल है आपके पास, अगर ये एनिसॉल है तो एनिसॉल के पास में क्या है, 2 लोन पेयर है। अगर ये 2 लोन पेयर है तो इसका मतलब मुझे एक बार पता चल चुकी है कि इसका प्लस M प्रभाव होगा, इफेक्ट प्लस M इफेक्ट होगा। और अगर इसका प्लस M इफेक्ट होगा तो मुझे पता होना चाहिए क्या चीज़, कि भाई साहब यह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थो और पैरा वाले ही होंगे। ये बात दिमाग में अपने पहले से ही बैठी हुई है, और जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। तो क्या करें, कर लो। ये देखो दोस्तों, ये अपने पास में पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन। पहली कौन सी? हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। तो ये तो बिल्कुल आसान है। ये आपने लिख दिया OCH3 प्लस, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी, AlCl3 की प्रेजेंस। तो आप क्या करेंगे भाई, एक बार आपके आ जाएगा ऑर्थो पर ये Cl, और दूसरी बार आ जाएगा आपके पास ये पैरा पोजीशन पर Cl। या मुझे पता है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है भाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, Cl प्लस। ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी, हैलोजिनेशन। अब वैसे ही जो आपने पढ़ रखी है बी कौन सी है भाई, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था। ये देखिए, ये एनिसॉल है दोस्तों, इसकी रिएक्शन HONO2, मतलब नाइट्रिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस। इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो पिछला बताया हुआ आपको, NO2 प्लस। कौन रहेगा भाई, NO2 प्लस। यहाँ भी क्या होने वाला है, एक बार ऑर्थो पर आपके वाटर बाहर निकाल दो, इसकी मैकेनिज्म वगैरह समझाई हुई है, फिनॉल की तरह ही रिएक्शन है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कोई लोड नहीं आएगा दोस्तों। एक बार ऑर्थो पर NO2 लगा लो, और दूसरी बार कहाँ लगा दो, पैरा पर लगा लो। तो ये तो बहुत आसान हो गया आपका काम नाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, तीसरा क्या हो गया इसका, सल्फोनेशन। अब इनके मतलब अपन बार बार कर चुके हैं कि सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन और सल्फोनीकरण रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब पता होना चाहिए, रिएक्शन विथ
कंसनट्रेटेड H2SO4, या क्या लिखा हुआ आएगा इसकी जगह H2S2O7। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है ये वाली चीज़, ये आपके पास पता चल गया OCH3 प्लस HOSO3H। तो एक बार आपके पास में वाटर ऑर्थो से निकाल लीजिए और एक बार पैरा पर। ये कंसनट्रेटेड है और आपको पता है SO3H, इसमें आपके एक बार आपको लगेगा ऑर्थो पर और दूसरी बार कहाँ लगाएंगे आप, पैरा पर। तो इसमें जो इतना बच्चा पहले से ही अपने पास सीख चुका है उसकी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक नाइट्रेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया भाई, सल्फोनेशन। तो दोस्तों मेनली आपके पास जो रिएक्शंस है एरोमेटिक ईथर की यही है, और इसके साथ ही अपना ये ईथर वाला पार्ट अपना एंड हो जाता है कि भाई अल्कोहल फिनॉल ईथर। मैं इसमें एक काम और कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये चैप्टर आपका पूरा ही एंड हो जाए। तो 1 मिनट के लिए आप रुकिए ताकि अपन आगे बढ़ सकें भाई, ठीक है। अगर आप इसकी फ्रीडेल क्राफ्ट कराएंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, सेम आंसर ही आने वाला है दोस्तों, है ना। और तो और पैरा, तो अपन वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन को लेकर के। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन करवाते हैं अपन पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन PBr3 से कंपाउंड क्या बन रहा है, X। इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, MgBr के साथ, सॉरी Mg ईथर के साथ, Mg ईथर के साथ, और यहाँ पर कंपाउंड क्या बन रहा है भाई, Y। और फिर क्या किया जाता है, इसकी रिएक्शन इथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, और 4 ऑप्शन दे करके पूछा गया है। फिर इसका आगे हाइड्रोलाइसिस भी किया हुआ है और हीटिंग करके पूछा गया है, बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है भाई। तो इसमें लगभग सारी बातें आ जाएगी जो आपको पढ़ा रखी है। दिमाग आप खुद भी लगा सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप